बलूचिस्तान की सूरत हाल के ऊपर बात करते हैं, जहां आज की खबर ये है कि मस्तूंग में गाड़ी के ऊपर फायरिंग हुई है, जिसके नतीजे में सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ और उनका गनमैन जाम बहक हो गया है। एडिशनल सेशन जज तारिक लाशारी समेत 2 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। डीबीओ का बताना है कि सेशन जज और एडिशनल सेशन जज क्वेटा में सेशंस कोर्ट मस्तूंग ही आ रहे थे। ये पहला वाकया नहीं है बलूचिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी है और टारगेट किया गया है सिविलियंस को। इससे पहले भी हमने देखा मुख्तलिफ मुतअद्दिद गाड़ियों को रोका गया, फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में अफराद जान से भी गए और ज़ख्मी भी हुए। सवाल ये है कि बलूचिस्तान में दहशत गर्दों की जानिब से जो सिविलियंस को टारगेट करने के बढ़ते वाक़यात हैं, मसले का हल क्या है? शहजाद, देखें अलीना, बहुत ही अनफॉर्चुनेट वाकया है जो हुआ है दोबारा बलूचिस्तान में, और दहशतगर्दी हम देख रहे हैं कि केपी और बलूचिस्तान में दोबारा बहुत हद तक बढ़ चुकी है। और इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि जो दहशतगर्द हैं, जिन्होंने असला उठाया हुआ है, जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोगों को मारते हैं, चाहे उसमें पुलिस हो, एफसी हो, हमारे फौजी जवान हो, जो उनसे मुकाबला कर रहे हैं, जो उनके ऊपर अटैक्स कर रहे हैं या जो सिविलियंस के ऊपर अटैक कर रहे हैं, उनके लिए तो कोई माफी नहीं है। उनको तो आपने क्लीन अप करना है। अब उसके लिए आईबीओ जरूरी है या उसके लिए कोई बड़ा ऑपरेशन जरूरी है, जैसे अभी बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान का ऐलान किया गया था, वो तो करना है, उससे तो हम पीछे नहीं हट सकते। और इनके लिए तो कोई माफी नहीं हो सकती। जो लोगों को आके कत्ल करें, शहीद करें, उनके लिए तो कोई माफी नहीं हो सकती। अब ये हुकूमत को पता है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को पता है कि किस तरीके से उन्होंने इस ऑपरेशन को करना है, कि वो आईबीओ के जरिए होगा या एक पूरा फुल फ्लैज ऑपरेशन होगा। लेकिन ऑब्वियसली साइड बाय साइड हमें एक पॉलिटिकल सोल्यूशन की तो जरूरत है, और उसमें ऑब्वियसली उन लोगों को एंगेज करने की जरूरत है जो कि बातचीत करना चाहते हैं, जो रियासत पाकिस्तान को तस्लीम करते हैं, जो बलूचिस्तान के इश्यूज को जानते हैं और जो समझते हैं कि रियासत अगर उनके साथ मिलकर काम करेगी तो शायद बेहतर नताइज आएंगे। और इसकी मैं मिसाल पहले भी दे चुका हूं। देखें 2014 अगर आप याद करें, मैं ये प्लीज मुख्तसर बता दूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब एपीएस का वाकया हुआ था ना, तो उस वक्त जाके इस मुल्क में ये डिबेट खत्म हुई थी गुड तालिबान बैड तालिबान की। हमने कई सालों तक ये डिबेट की थी कि गुड तालिबान है, उनसे हम बातचीत करेंगे, बैड तालिबान है, उनको हम मारेंगे। और क्योंकि उसमें पॉलिटिकल पार्टीज इटसेल्फ देमसेल्व्स डिवाइडेड थी, तो इसीलिए हम किसी एक पेज पर नहीं आ रहे थे। और एपीएस के बाद हमने ये देखा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, जब एक नेशनल एक्शन प्लान बना, पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज पर आई, आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज एक पेज पे थी, और उसके बाद जो ऑपरेशन हुआ उसमें हमें कामयाबी मिली। आज हमें दोबारा उस यूनिटी की जरूरत है। तो इसीलिए जो बलूचिस्तान को जानते हैं, जो बलूचिस्तान के सॉल्यूशंस को जानते हैं, उनसे तो एंगेज करने की हमें जरूरत है। हम ये नहीं कर सकते उनको कि उनके कुछ तनकीद की वजह से, या अगर वो समझते हैं कि इस वक्त पॉलिसी गलत है, तो उस वजह से आप उसको भी डिस्कार्ड कर दें उन लोगों को और उनसे एंगेजमेंट छोड़ दें। उनसे तो आपने एंगेज करना है और सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो मेरी राय में जो हार्डकोर टेररिस्ट हैं उनसे मुकाबला करते रहें, लेकिन जो सियासी लोग हैं उनसे बात की जाए, उनसे जो सॉल्यूशंस दे सकते हैं उनसे आप जरूर एंगेज करें। ठीक है मेहमान। देखिए रीना, पहली चीज तो ये है कि जहां तक जिस तरह अभी शहजाद ने बात की, ऑपरेशन गज़्ब-उल हक हो या ऑपरेशन शाबान हो, उनके बाद जो है वो ज़रूरी भी हैं, क्योंकि एक तरफ तो काइनेटिक ऑप्शन, जब इस तरह के टेररिस्ट अटैक्स खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर आए दिन हो रहे होते हैं, यानी कि उसके अंदर कमी उस तरह से नहीं आ रही होती, तो फिर आपको काइनेटिक ऑप्शन तो इस्तेमाल करना पड़ता है दहशत गर्दों के खिलाफ। आपने दहशत गर्दों को सेपरेट रखना है, जो दूसरी अवाम है। और बलूचिस्तान के तनाजुर में मैं आपको कहूँ कि वो खैबर पख्तूनख्वा से इसलिए फर्क है कि टीटीपी के लिए जो है खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के अंदर कोई मोहब्बत या इस तरह की चीज, या उनकी कोई वो उसको उस तरह से एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते होंगे, वो कोई और वजह से रिक्रूटमेंट उनकी होती है, ठीक है ना, और तरीकों से होती है। एक जुमला अगर मैं ऐड कर दूं, अगर हम कहते हैं कि वहां पे एक सियासी सोल्यूशन भी चाहिए, तो उसके लिए 2-3 चीजें करनी है आपको। हक हुक्मरानी, हक मिल्कियत एंड रूल ऑफ लॉ। ये आपने देखना है कि तीनों चीजें आपने कैसे देनी है बलूचिस्तान की आवाम को। और उसमें ऑब्वियसली ये होगा कि जब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे, हक हुक्मरानी मिलेगा, जो उनके ग्रीवेंसेज हैं, उनके जो मुतालबात हैं, उनको राइट है, जो उनके पास राइट टू प्रॉपर्टी, वो उनको मिलना चाहिए। एंड रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ में बिल्कुल यही है, जो दहशतगर्द है उसको आप उसी तरह निपटेंगे जो दहशतगर्द से निपटा जाता है। लेकिन जो नहीं है उससे आप फिर ऑब्वियसली उस तरीके से नहीं निपटेंगे, आपको उनके साथ बातचीत के जरिए मामले को हल करना पड़ेगा। फखर,
देखिए अलीना, अभी जो हमने डिस्कस किया था ख़ास तौर पे कि ये जो हॉस्टाइल एजेंसीज हैं वो क्या चाहती हैं, उसमें जो उनकी प्रायोरिटी में एक चीज़ ये भी थी कि बलूचिस्तान के अंदर जो ख़ास तौर पे लोगों के ऊपर होने वाली एट्रॉसिटीज़ हैं या जो वहाँ पे लोगों के ऊपर उसको हाईलाइट करने के हवाले से, तो इसका मकसद क्या है कि ये बलूचिस्तान के अंदर जो अनरेस्ट है वहाँ पे एक एलिमेंट जो है वो बयानिया भी है या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी है। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को, जिस तरह शहजाद साहब बात कर रहे थे कि 2 prong जो स्ट्रेटजी है कि आपको एक तो डायलॉग भी करना है उन लोगों के साथ जो कि रियासत के ऊपर यकीन रखते हैं और उसके साथ साथ जो सियासत और जो विफाक के ऊपर यकीन रखते हैं उनके साथ डायलॉग की पॉलिसी जो है वो भी अपनानी चाहिए और बंदूक उठाने वालों के साथ सख्ती से निपटना चाहिए। और तीसरा चीज़ जो मेरा ख्याल है कि ये जो शहजाद साहब बात कर रहे थे हक हुक्मरानी, हक के मलकियत और जो रूल ऑफ लॉ है, ये मेरा ख्याल है कि रिलेटेड हैं जो बयानिए के साथ कि जब तक हुकूमत इन वो लोग जो महरूमी का एक बयानिया वहाँ पे वो किया गया है उसको प्रॉपरली एड्रेस नहीं किया जाएगा और प्रॉपरली जो मेरा ख्याल है कि इसके हवाले से हुकूमत को अवेयरनेस कैंपेन और वहाँ पे लोगों की जो है वो हक हुक्मरानी को तस्लीम करते हुए हक के मलकियत और वहाँ पे लोगों की डेवलपमेंट के हवाले से भी काम करना होगा। तो ये 2 नहीं 3 prong जो है मेरा ख्याल है हुकूमत को इसके हवाले से काम करना चाहिए। इससे ही ये जो बलूचिस्तान का जो इशू है वो परमानेंटली एड्रेस हो सकता है। अदरवाइज़ फिर आप जो ऑपरेशन करते हैं उसके वक्ती तौर के ऊपर तो एक कुछ वहाँ पे सुकून हो जाता है, लेकिन परमानेंटली जो है वो मुश्किल जो है इसका। अब दूसरी चीज़ एक और भी है कि जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर टेररिज्म है और जो बलूचिस्तान के अंदर टेररिज्म है वो दोनों मुख्तलिफ हैं, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर ये जो इंसर्जेंट्स और जो टेररिस्ट हैं वो लोकल जो वहाँ की अवामी आबादी है उसकी भी सपोर्ट हासिल करके ये जो लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं उनको टारगेट करते हैं। तो ये तमाम वो जो चीज़ें हैं उसके तहत ये तभी हो सकता है कि अगर आपने ऑपरेशन भी करना है तो जिस तरह 2014 में बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों में और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में फ़र्क है। वहाँ पिछले दिनों मुझे याद है ये भी आइडेंटिफाई हुआ था या इंकशाफ हुआ था कि अब जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो प्राइमरीली दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है खैबर पख्तूनख्वा में, वो बलूचिस्तान के अंदर भी कार्रवाइयाँ कर रही है। सो हम इस लेंस से भी इसको देखते हैं। बट मज़हर अब्बास साहब ये कहिएगा, ये जो अभी हम सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं और ख़ासकर अब बढ़ते हुए हमले सिविलियंस के ऊपर, ये क्या जो ऑपरेशन हो रहा है उसका रद्द-ए-अमल है या इसका रिस्पांस क्या और लॉन्ग टर्म इसकी स्ट्रैटेजी क्या? देखिए, पहली चीज़ ये कि आप इस चीज़ को समझें, क्योंकि हम जो लोग कराची में रहते हैं उन्होंने बहुत खौफनाक पीरियड देखा है। कराची में जो 3 बड़े ऑपरेशन हुए उसमें एक 92 का ऑपरेशन था, एक 95 का। 92 और 95 के ऑपरेशन क्यों नाकाम हुए? 92 और 95 के ऑपरेशन इसलिए नाकाम हुए क्योंकि आपने पॉलिटिकल लीडरशिप को उस तरह ऑन बोर्ड नहीं लिया, तमाम पॉलिटिकल। 2013 का ऑपरेशन इसलिए कामयाब हुआ क्योंकि आपने तमाम सियासी जमातों को, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ थी जो कराची में पॉलिटिक्स करती थी जनरली पूरे सिंध में, उनको ऑन बोर्ड लेके ऑपरेशन किया आपने और उसके बाद हमने उसके बेहतर नताइज देखे। उसमें बलूचिस्तान का मसला जो है वो इसलिए बहुत ज़्यादा सियासी मसला रहा है, और आज से नहीं 70s से, बल्कि उससे भी पहले चले जाएं तो बलूचिस्तान का एक पॉलिटिकल, आपने बलूचिस्तान में रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स को कभी नहीं चलने दिया। आपने 70s में भुट्टो साहब के पीरियड में नेशनल अवामी पार्टी और JUI की गवर्नमेंट को आपने ख़त्म कर दिया। उसके बाद भी हमने सूरत हाल देखी। एक चीज़ है दहशतगर्दी, और दहशतगर्दी किसी भी सूरत में, किसी भी शक्ल में काबिल कबूल नहीं हो सकती। ख़ास तौर पे अगर आप सिविलियंस को टारगेट करें, ट्रेन्स को टारगेट करें, बसेस को टारगेट करें, तो वो जो लोग हैं उनका बुनियादी मकसद दहशत फैलाना है। कि बलूचिस्तान, जैसे हम बाज़ औक़ात एक ज़माने में हम लियारी के बारे में सुनते थे, लियारी में और बहुत सी पॉजिटिव्स हैं, लेकिन हम लियारी को गैंग वॉर तक कन्फाइन कर दिया था उसमें। तो बलूचिस्तान में पिछले 3-4 सालों में आपको हैरान हुई कि सारी सूरत हाल के बावजूद 50 से 60 लाख रुपए की किताबें बिकी हैं। वहाँ के जो यंगस्टर्स हैं उन्हें किताबें पढ़ने का शौक़ है। आप बलूचिस्तान के जितने भी सियासी लोग हैं, इर्रिस्पेक्टिव कि उनका ताल्लुक़ किससे है, अगर वो एक दहशतगर्दी काबिल कबूल नहीं है किसी भी शक्ल में, क्योंकि वो पॉलिटिकल प्रोसेस को रोकती है। दहशतगर्दी डेमोक्रेसी के लिए जहर है। लेकिन आप मसले के सियासी हल के लिए तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। आपको एक
पॉपुलर गवर्नमेंट, ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बलूचिस्तान में बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि पॉपुलर लीडर ही इस तरह के फैसले कर सकते हैं। कोई आप ऊपर से लाके किसी को बैठा के अगर आप फैसला करवाना चाहेंगे, वो पायदार फैसला नहीं होगा। तो बलूचिस्तान का एक बहुत ही पायदार सियासी हल है। बलूचिस्तान कल्चरली बहुत स्ट्रॉन्ग है, बलूचिस्तान सियासी तौर पे बहुत मजबूत है। बलूचिस्तान के लोगों का सियासी शऊर चैलेंज ना करें, उनको उससे गुफ्तगू करें, सियासी तौर पर हल की तरफ जाएं। ठीक है।